बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 उसका टॉपिक था साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा, वो डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार। ये आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। साइंसी काम या तहकीक करने के लिए साइंसदान मखसूस इक़दाम करते हैं, एक प्रोसेस के तहत काम करते हैं जिसको हम साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखें, यहाँ पे आएंगे। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। इन इक़दामात या मराहल को साइंसी तरीक़ाकार कहा जाता है। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अगर आप कोई बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, किसी जानदार के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे? इन स्टेप्स को हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देंगे या बायोलॉजिकल तरीक़ाकार का नाम देंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर देखें, ये मंदरजा झैल इक़दामात या मराहल शामिल होते हैं। इनमें पहला है रिकग्निशन ऑफ ए साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंसी जो मसाइल होते हैं उनकी पहचान करना, मसले की पहचान करना कि मसला है क्या। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात, हाइपोथेसिस हैं, मफरूज़ा और डिडक्शंस हैं। यहाँ पे इस्तंबात भी इसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट, तजर्बात और रिज़ल्ट यहाँ पे नताइज है। इनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला देखिए, साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला जो मरहला होता है, स्टेप होता है, वो होता है रिकग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम। साइंसी मसले की पहचान करना कि प्रॉब्लम है क्या। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक इशू और फिनोमिनन दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट। पहला मरहला साइंटिफिक मेथड का क्या होता है? उस साइंसी मसले, मखसूस मसला या मजहर या मामला की शनाख्त और तारीफ़ करना है जिसकी साइंसदान तहकीक करना चाहते हैं। उस मसले को डिफ़ाइन करना है, उसकी पहचान करना है। जब तक मसला नहीं आएगा तो रिसर्च कैसे होगी? तो सबसे पहले क्या है? मसले की पहचान करना है। सच प्रॉब्लम इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। अब देखें, ये वाला जो मसला होता है ना, या ये जो प्रॉब्लम होता है, ये या तो साइंसदानों के, बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है, या किसी ने पूछा होता है, किसी शख्स ने या किसी अदारे ने बायोलॉजिस्ट से पूछा होता है ये मसला। फॉर एग्जांपल कहता है जी, मिसाल वो आगे दे रहा है, ए बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल। किसी इलाके के पौधे मामूल से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, दूसरे इलाके में नहीं हो रहे, लेकिन एक मखसूस इलाका है, वहाँ पे पौधे कुछ ज़्यादा ही लंबे हो रहे हैं। अब ये उनके पास एक मसला आ गया है। ही डिवेल्प्स ए साइंटिफिक प्रॉब्लम। वो क्या करेगा? वो एक साइंसी मसला तैयार करता है। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। वो कौन से फैक्टर हैं, किन अवामल की वजह से इन पौधों की नशोनुमा में इजाफा हो रहा है? ठीक है। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए साइंटिफिक इंक्वायरी। अब ये मसला साइंसी तहकीक का नुक्ता आगाज़ बनता है कि उसको देखो, एक उसने देखा कि फ़लाँ इलाका है, उसमें पौधे कुछ ज़्यादा ही लंबे हो रहे हैं, तो वो देखेगा कि भाई वो कौन से अवामल हैं जो इस ज़मीन पे तो हैं, दूसरी ज़मीन में नहीं है, जिनकी वजह से ये पौधे ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, वो पौधे लंबे नहीं हो रहे। देखें, उसके बाद क्या होगा? पहला स्टेप हो गया मसले की पहचान कि एक मखसूस इलाका है, वहाँ पे उसने एग्जांपल दिया कि पौधे ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। ठीक है, एक मसले की उसने पहचान कर ली। नेक्स्ट होता है फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? मुशाहिदात को कहते हैं। अब समझे ज़रा, मुशाहिदा किसे कहते हैं? अपनी 5 हिस्सों को इस्तेमाल करके, हमारे अंदर सेंसेस होती हैं 5। कौन कौन सी हैं? देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके आप जो मालूमात इकट्ठी करते हैं उनको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अपनी 5 हिस्सों को इस्तेमाल करके जो आप मालूमात इकट्ठी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मुशाहिदा कहते हैं। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम। साइंसदान मसले के मुतालिक मुशाहिदात करते हैं। दे यूज़ 5 सेंसेस। ये 5 हिस्से इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन,
मुशाहिदा बनाने के लिए। दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेस ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब वो क्या करते हैं, वो इसी या मुतलका मसाइल पर साबका तहकीक का मुताला भी करते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव हो सकती है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकते हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये। तो देखें, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन डैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स। ये ऐसे मुशाहिदात होते हैं जिन्हें अदादो शुमार के ज़रिए नापा नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कलर है, अब कलर को आप नाप नहीं सकते अदादो शुमार के ज़रिए से। एंड टेक्सचर ऑफ ए फ्लावर, या किसी फूल का जो रंग उसकी साख्त है उसको भी आप नहीं नाप सकते किसी नंबर्स के ज़रिए से। तो ऐसी मुशाहिदात जिसको आप नाप नहीं सकते, किसी नंबर के ज़रिए से तोल नहीं सकते, उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहेंगे। और वो मुशाहिदात जिनको आप नाप सकते हैं, ठीक है, तोल सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इन्वॉल्व मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए क्वांटिटी। मिकदारी मुशाहिदात में पैमाइश या अददी डाटा शामिल होता है जो मिकदार के लिहाज से बयान किया जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मिकदार के लिहाज से बयान किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन ए ट्री। मिसाल के तौर पर एक दरख्त पर मौजूद परिंदों की तादाद, उसको आप गिन सकते हैं, ठीक है, जिनको आप गिनती में लेके आ सकते हैं ना, ऐसे मुशाहिदात होते हैं कौन से, क्वांटिटेटिव, जिनको आप नंबर्स की सूरत में दर्ज कर सकते हैं। अब देखें क्या है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट होते हैं देन क्वालिटेटिव, कि जो मिकदारी मुशाहिदात होते हैं वो मियारी मुशाहिदात, क्वालिटेटिव मुशाहिदात से, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा दुरुस्त माने जाते हैं। क्यों? बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना, वो इनवेरिएबल होती हैं, नाकाबिले तगय्युर होती हैं, उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। मेजरेबल होती हैं, काबिले पैमाइश होती हैं, आप उनकी पैमाइश कर सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और आप उन्हें आदाद की सूरत में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसलिए क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वांटिटेटिव, इनको ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा स्टेप है साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस। पहले नंबर पे कौन सा आ गया, रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम, दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर पे क्या होता है, हाइपोथेसिस, जिसको मफरूज़ा कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे साइंटिस्ट डिवेल्प ए स्टेटमेंट दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी। मुशाहिदात की बुनियाद पर साइंसदान क्या करते हैं, एक बयान तैयार करते हैं जो ज़ेरे मुतालिया साइंसी मसले या सवाल का जवाब साबित कर सकता है, एक मफरूज़ा बनाते हैं वो। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। साइंसी मसले का ऐसा जो आर्जी टेंटेटिव जो आंसर होता है, आर्जी जवाब जो होता है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे, मफरूज़ा कहेंगे। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर ए सिंगल प्रॉब्लम। साइंसदान किसी एक मसले के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस हैज़ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मंदरजा झैल खसूसियात होनी चाहिए। देखें ये वाली, यहाँ पे उसने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं हाइपोथेसिस की, ये आपने याद भी करनी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। पहले नंबर पे देखें क्या है, इट इज़ ए प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर दी प्रॉब्लम। ये मसले के जवाब के लिए एक तजवीज़ करदा बयान होता है। इट ऑलवेज मैचेस विद दी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ये हमेशा दस्तयाब मुशाहिदात से मुताबिकत रखता हो, जो आपने मुशाहिदात किए हैं उनसे मिलता हो। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, और हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से चेक कर सकें। हाइपोथेसिस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट ही ना कर सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज ए वे टू डिसप्रूव दी हाइपोथेसिस, और इसे गलत साबित करने का हमेशा एक तरीका मौजूद होना चाहिए। यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस आप ना बना लें कि जिसको आप कहें कि इसको भाई गलत साबित कर ही नहीं सकते, नहीं। अच्छा देखें, इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स। ये जो मालूमात होती हैं किताबों के मुताले से भी हासिल होती हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फार्मूलेट हाइपोथेसिस। ये मालूमात मौजूदा इल्म को समझने और हाइपोथेसिस तश्कील देने में मदद फराहम करता है। नेक्स्ट देखें, अब देखिए 4 पॉइंट हो गए।
पहला हमने कौन सा पढ़ा, यहाँ पे रिकग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा हमने हाइपोथेसिस पढ़ा, चौथा हमने पढ़ना है यहाँ पे डिडक्शन। डिडक्शंस देखें क्या होती हैं। डिडक्शन, साइंटिस्ट डिवेल्प ए लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। अब साइंसदान क्या करते हैं, साइंसदान अपने हाइपोथेसिस से मंतकी नताइज अखज़ करते हैं। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे। हाइपोथेसिस के ये मंतकी नताइज डिडक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। यूजुअली आमतौर पे डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। डिडक्शंस अमूमन जो है अगर और तब या अगर और तो के बयानात पर मुबनी होती है। अभी इसको आप बताते हैं कि ये क्या है। यूजुअली डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ एंड देन स्टेटमेंट। मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले सिंपल सी आपको मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि ये इफ़ एंड देन की लॉजिक क्या है। इफ़ एंड देन की लॉजिक क्या है, इफ़ और दूसरा कौन सा है, देन, इसकी लॉजिक क्या है। देखिए सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ़ और देन की मंतक कब इस्तेमाल की जाती है। मेरे पास एक मफरूज़ा है, मैं ये कहता हूँ कि तमाम परिंदों के पर होते हैं और वो उड़ते हैं। तमाम परिंदों के पर होते हैं और वो उड़ते हैं, अब देखें ये मेरे पास ना एक हाइपोथेसिस है। मैं अब क्या करूँगा, मैं इससे डिडक्शन बनाऊँगा। डिडक्शन इफ़ और देन को इस्तेमाल करके बनाऊँगा। कैसे, मैं कहता हूँ अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं और वो उड़ते हैं, तो अब देखें ना, अगर और तो आ गया ना, अगर से मुराद इफ़, तो से मुराद देन। तो कबूतर भी परिंदा है, वो भी उड़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह देखें एक और यहाँ पे हम बनाते हैं अगर और तब को इस्तेमाल करके एक स्टेटमेंट। मैं कहता हूँ तमाम पौधे सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ से मैं इफ़ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल करके एक नई स्टेटमेंट बनाता हूँ। अगर तमाम पौधे सेल से मिलकर बनते हैं तो घास भी एक पौधा है, वो भी सेल्स से मिलकर बनेगा। समझ आ गई ढेर। इस तरह हम अगर और तो इफ़ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल करके स्टेटमेंट बनाते हैं डिडक्शन में। देखें साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ़ हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, देन व्हाट माइट बी रिजल्ट, तब रिजल्ट क्या होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिजल्ट क्या होंगे। हाइपोथेसिस जो है देखें यहाँ पे एक उसने बनाई हुई है, लीफ जो है डिसकलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन ए प्लांट आर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। अब यहाँ पे देखें एक हाइपोथेसिस है कि पौधों में पत्तों का जो रंग उड़ना है, डिसकलरेशन रंग उड़ना पत्तों का पौधों में, एंड स्टंटेड ग्रोथ और उनकी जो नशोनुमा रुक जाती है इन ए प्लांट में, आर कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, मट्टी में आयरन की कमी की वजह से होती है। ये एक मफरूज़ा है, एक हाइपोथेसिस है, किसी ने बना दी कि भाई जो पत्ते हैं, ये जो इनका कलर उड़ता है और जो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ये आयरन की जो कम मिकदार होती है ना मट्टी में, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ से हम इफ़ और देन की लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। देखें इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग दी सिम्टम्स, अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही ये अलामत जाहिर हो रही हैं, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, तो हम अगर आयरन को मट्टी में शामिल कर दें, विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, तो मट्टी में आयरन शामिल करने से पत्तों की रंगत बेहतर होगी और पौधे की नशोनुमा ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, उसमें भी इजाफा होगा। ठीक हो गया डेयर। तो इस तरह इफ़ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल करके डिडक्शंस बनाई जाती हैं, स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। एक्सपेरिमेंट देखें। अब सबसे पहले नंबर पे रिकग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम आ गया, दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन आ गई, तीसरे नंबर पे हाइपोथेसिस फार्मूलेशन आ गई, चौथे नंबर पे डिडक्शन और पांचवें नंबर पे यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट, तजर्बात। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये साइंसी तरीक़ाकार का सबसे बुनियादी मरहला होता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, जितनी हाइपोथेसिस बनी होती है ना, तमाम को टेस्ट करने के लिए साइंसदान क्या करते हैं, तजर्बात करते हैं।
इन ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, कामयाब तजर्बे में एक हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होता है, जबकि जितनी भी बाकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती हैं, मुतबादल हाइपोथेसिस, उनको गलत साबित होती हैं। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो गलत हाइपोथेसिस होती हैं उनको मुस्तरद कर दिया जाता है। एंड द प्रूव वन इज एक्सेप्टेड, और जो दुरुस्त होती है उसको कबूल कर लिया जाता है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्राम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, साइंसदान इस कबूलशुदा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से मज़ीद नई डिडक्शंस बनाते हैं। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, और इसके ऊपर मज़ीद तजर्बात किए जाते हैं। एंड कन्फर्म दी करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, फिर वो मज़ीद तजर्बात करते हैं और हाइपोथेसिस के दुरुस्त होने की तस्दीक भी करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये तजर्बात जो करते हैं ना साइंसदान, ये तजर्बात करने का भी एक रूल है। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट दे अरेंज टू सेटिंग्स, वो क्या करते हैं, वो दो मुख्तलिफ सेटअप तैयार करते हैं। वन इज़ कॉल्ड, एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तजर्बाती ग्रुप, एंड द अदर इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप। नीचे उसने एग्जाम्पल दी हुई, यहाँ पे देखें। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कहता है जी आप एक तजर्बा करना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक तजर्बा करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाए जाएंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कौन सा होगा, कंट्रोल ग्रुप। अब होगा क्या, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें हम उस चीज़ को नहीं देंगे जिसके ऊपर आप तजर्बा करना चाहते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम दो ग्रुप यहाँ पे बना लेंगे पौधों के, ठीक है। पौधों के कितने ग्रुप बना लेंगे, यहाँ पे दो ग्रुप, दोनों के अंदर यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, एक जैसे पौधे लगे हुए हैं, और दोनों को आप एक जैसा माहौल देंगे। एक आपके पास है कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा आपके पास है एक्सपेरिमेंटल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसे माहौल देंगे सिवाय एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उस चीज़ के जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका टेस्ट कर रहे हैं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल में हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, तो कंट्रोल में हम कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो अगर रिज़ल्ट जो हमारे पास आए, रिज़ल्ट में हम देखें कि एक्सपेरिमेंटल जो पौधा था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो पौधा था, उसने फोटोसिंथेसिस नहीं की, तो हमारी ये वाली जो थी स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसने कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिली, इसलिए इसने फोटोसिंथेसिस नहीं की, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली है इसलिए इसने फोटोसिंथेसिस की है। ठीक हो गया। देखें यहाँ पे वो बता रहा है, आगे देखें, यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, जिसको आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू दी अदर प्लांट, लेकिन आप दूसरे को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, कंट्रोल ग्रुप वाले को। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप। ये उस वक्त स्टेटमेंट जो है हमारी दुरुस्त साबित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरी होना उस वक्त साबित होगा जब तजर्बाती ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जबकि कंट्रोल ग्रुप में होगी। तो उसके बाद देखें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं, ये छठा स्टेप है, ठीक है। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट, अपने तजर्बात से वो डाटा इकट्ठा करते हैं। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स, वो इसमें क्या करते हैं, शुमारियाती तजिए करते हैं और ग्राफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं टू समराइज द रिजल्ट तैयार करने के लिए, उसका खुलासा तैयार करने के लिए। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड ए लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब साइंसदान क्या करते हैं, अपने खुलासे में तमाम हवाला जात की फहरिस्त भी शामिल करते हैं ताकि मालूमात के ज़राए को तस्लीम किया जा सके। साइंटिस्ट क्या करते हैं, पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, वो क्या करते हैं, साइंसदान अपने नताइज को साइंसी जरीदों, जर्नल्स और किताबों में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, वो दूसरे साइंसदानों के साथ अपने नताइज का तबादला भी करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ दे क्रिएट ए साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड सेमिनार्स। इस मकसद के लिए वो साइंसी रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसे कौमी बैनुल-अक़वामी मुलाकातों और सेमिनार्स में भी क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो डेयर आज हमने यहाँ पे पढ़ा साइंटिफिक मेथड, जिसके 6 स्टेप थे। पहला है रिकग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा हमारे पास हाइपोथेसिस है, चौथा स्टेप होता है डिडक्शन, पांचवा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है और छठा कौन सा होता है, रिजल्ट।
इसके बाद देर आ जाता है हमारे पास थ्योरी एंड लॉज, प्रिंसिपल्स, नज़रिया और कानून। ये साइंटिफिक मेथड का लास्ट स्टेप होता है ये वाला। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हाइपोथेसिस करेक्ट, साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। जब तजर्बात किसी हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करते हैं ना, तो साइंसदान इस हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करके मज़ीद हाइपोथेसिस क्या करते हैं, बनाते हैं। वह न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव, जब नई हाइपोथेसिस भी जो है ना वो दुरुस्त साबित हो जाते हैं बाय एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम ए थ्योरी। तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है वो क्या बन जाता है, वो थ्योरी बन जाता है, नज़रिया बन जाता है। ठीक है, ए थ्योरी इज सपोर्टेड, यहाँ से थ्योरी की डेफिनेशन आ रही है नज़रिए की, बाय एक्सटेंसिव एविडेंसेस एंड इज रिपीटेड वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चेस। एक नज़रिया जो होता है ना, एक नज़रिया जिसको आप थ्योरी कहते हैं, वसी शवाहिद से हमायत याफ्ता होता है, उसके बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं और वो सारे उसको क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मुतअद्दद उसमें जो मुहक्किकीन होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो भी उसकी बार बार क्या कर रहे होते हैं, तहकीक तस्दीक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स शो स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखें एक थ्योरी है कि इर्तिका का नज़रिया वजाहत करता है कि स्पीशीज़ वक़्त के साथ साथ कुदरती इंतखाब के ज़रिए किस तरह तब्दील होती हैं। तो शुरू में सिंपलेस्ट जानदार थे, फिर उनसे कदरे कम्प्लेक्स पैदा हुए, फिर उनसे कदरे कम्प्लेक्स बने और एक पेचीदा किस्म के जानदार आज आपके पास मौजूद हैं। तो ये यानी कि वक्त के साथ साथ अगर जानदारों में तब्दीली आए और कम्प्लेक्स जानदार बनते जाएँ तो इसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा देखें, यानी कि हम क्या कहते हैं, थ्योरी में उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे एविडेंसेस का सहारा होता है। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंसदान क्या करते हैं, इसके ऊपर मज़ीद बार बार तजर्बात करते हैं थ्योरीज के ऊपर। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी। वो क्या करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो नज़रिए को गलत साबित कर सकें। इफ़ ए थ्योरी इज़ प्रूव अगेन एंड अगेन, लेकिन अगर थ्योरी कभी भी गलत साबित ना हो, बार बार सेम रिजल्ट दे बाय एक्सपेरिमेंट तजर्बात के ज़रिए, इट बीकम्स ए लॉ और प्रिंसिपल। तो ये क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है या प्रिंसिपल बन जाती है। साइंटिफिक लॉ इज़ ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अब ये साइंसी जो कानून होता है या असूल होता है, ये फितरत का एक यकसा या मुस्तकिल हकीकत होती है। द एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेनबर्ग लॉज हैं एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। अब इसमें थोड़ा सा उसने देखें, यहाँ पे फ्लोर चार्ट बनाया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनती हैं, तजर्बात होते हैं दो ग्रुपों के ज़रिए, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल के ज़रिए। एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट तैयार होते हैं, रिज़ल्ट अगर सही साबित हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसकी फर्दर जो है वहाँ पर टेस्टिंग होती है, थ्योरी बनती है, मज़ीद टेस्टिंग के ज़रिए लॉज या प्रिंसिपल बन जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें रिज़ल्ट हमारे सही नहीं आते तो दोबारा फिर ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। तो डेर यहाँ तक था साइंटिफिक क्या कहते हैं, मेथड और नज़रिया और कानून, यानी कि थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मलेरिया एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि मलेरिया की एग्जांपल लेंगे और उसकी मदद से बायोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।